नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सीसीपीडी की शिकायत की वजह से ओला ऐप्स बनेंगे पूरी तरह से एक्सेसिबल। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए केवाईसी की प्रक्रिया होगी आसान। खुद श्रीकांत बोला की उपस्थिति में किया गया श्रीकांत फिल्म का विशेष स्क्रीनिंग, जानेंगे डिटेल्स। गैर विकलांग लोग भी कर सकेंगे विकलांगता का अनुभव, चेन्नई के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया एक्सपीरियंस जोन। गूगल लेकर आया है विकलांग जनों के लिए नए फीचर्स। 15वें एम्फेसिस एक्सेसिबल डिजाइन्स के लिए खुले एप्लीकेशंस। NALSAR ने मांगे हैं इनपुट्स। सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा के लिए खुले आवेदन। क्या विकलांग जनों के हिसाब से कपड़ों में मिलता है फैशन, सुनेंगे एक रिपोर्ट। ट्रिपल एम्प्यूटी टिंकेश ने की एवरेस्ट की चढ़ाई। दिल्ली में विकलांग जनों के लिए स्टेट कमिश्नर की पोस्ट को भरने की मांग। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगी कम्युनिटी होम्स पर अपडेट। दीप्ति जीवन जी ने जीता स्वर्ण पदक, तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। माता के शव के पास अचेत हालत में 3 दिन तक पड़ी रही विकलांग बेटी। पाकिस्तान से लौटी गीता ने दी 8वीं की परीक्षा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग NGO का पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीप स्तंभ मनोबल दिव्यांग छात्रों के लिए लेकर आई है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2024 ऑनलाइन मोड। क्या आप करना चाहते हैं UPSC, PSC, बैंकिंग, RRB, SSC और ऐसी ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी? तो आप पा सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश के जरिए निशुल्क आवास और बेहतरीन मार्गदर्शन। दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल भारत का पहला निशुल्क आवासीय प्रतियोगिता परीक्षा और उच्च शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, जो सभी जातियों और धर्मों के विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के लिए समर्पित है। दोस्तों, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड के लिए परीक्षा तिथि है 4 जुलाई 2024। सभी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को मिलेंगे 40 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन याद रहे पंजीकरण की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2024। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और सहायता के साथ साथ मनोबल देता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी ट्रेनिंग्स भी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 8624846332 पर या विजिट करें www.deepstambfoundation.org पर। सभी पात्र उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के मार्गदर्शन से अपने प्रयासों को और निखारें।
दीप स्तंभ फाउंडेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पर सर्च करें दीप स्तंभ मनोबल। ये जानकारी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के साथ व्यापक रूप से साझा करें। याद रहे, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका सच्चा साथी है दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी और इस वक्त आप सुन रहे हैं न्यूज अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। इस प्रोग्राम के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम जॉब अलर्ट्स, साथ ही कोर्सेज के ओपनिंग्स तथा कई अन्य अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके होंगे, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। आज की हमारी पहली खबर आती है सीसीपीडी से। दोस्तों दरअसल एक शिकायत के दौरान ओला एप्लीकेशन की दुर्गमता को लेकर चुनौती दी गई है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्रारंभिक टिप्पणियों का पक्ष भी लिया है। ओला ऐप में सभी पहुंच संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ अंतरिम व्यवस्थाएं की जानी है। आगे न्यायालय ने ये भी कहा कि आदेश के 4 सप्ताह के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐप और ड्रॉप स्थान और ड्राइवर की जानकारी जैसी सुविधाओं को सुलभ बनाया जाए, ताकि विकलांग व्यक्ति किसी भी अन्य सहायता के बिना इनपुट को बनाने में सक्षम हो सके। न्यायालय ने ये भी सिफारिश की कि कार्यवाही के रिकॉर्ड की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी शिकायतकर्ता के साथ बैठक करे और ऐप की पहुंच से संबंधित मुद्दों को पहचान कर विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐप की सभी सुविधाओं को सुलभ बनाने की रोड मैप तैयार करे। अदालत ने आगे कहा है कि निरंतर प्रकृति को देखते हुए अदालत निर्णय देती है कि वर्तमान शिकायत पर फिर से सुनवाई की जाएगी और इसके लिए ओला ऐप्स को 4 जुलाई तक का समय दिया गया। दोस्तों ये भी न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली एक अच्छी प्रथा है कि जिसके द्वारा प्रतिवादी द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त कार्रवाई तुरंत नहीं की जा रही, लेकिन उसे सुधरने का समय दिया जा रहा है। आशा है 4 जुलाई तक ओला ऐप पूर्ण रूप से एक्सेसिबल बन सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसिड अटैक सर्वाइवर्स और स्थायी आंखों के नुकसान वाले व्यक्तियों के लिए एक समावेशी डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देशों की कमी के मुद्दों पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम नोटिस जारी करेंगे जिसका जवाब जुलाई में दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने स्थायी रूप से आंखों की विकृति या आंखों में जलन से पीड़ित एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए वैकल्पिक तरीकों के दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की, ताकि डिजिटल केवाईसी को सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके और अधिक समावेशी बनाया जा सके, खासकर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। दोस्तों इस केस के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने किया। इसके अतिरिक्त ये प्रार्थना की गई कि डिजिटल केवाईसी आयोजित करने के लिए आरबीआई केवाईसी मास्टर निर्देश 2016 में उल्लिखित लाइव फोटोग्राफ के अर्थ और व्याख्या को स्पष्ट करे और एसिड अटैक सर्वाइवर्स और स्थायी आंखों की विकृति वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए इस लाइव फोटोग्राफ के लिए उपयुक्त विकल्प तैयार किए जाएं। दोस्तों अब खबर सुनते हैं बेंगलुरु स्थित एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी एपीडी के बारे में। इन्होंने वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस पर विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए पूरे शहर में अनुभव क्षेत्र स्थापित किए। ये अनुभव क्षेत्र यानी एक्सपीरियंस जोन लुलु मॉल, नेक्सस कोरमंगला, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ और कोडाथी और सरजापुर रोड में विप्रो परिसरों में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को दृश्य हानि, भाषण और श्रवण हानि और अन्य विकलांगताओं के चलते विकलांग लोगों के जीवन के बारे में अधिक पता लगाने का मौका मिला। इस गतिविधि के माध्यम से एपीडी का उद्देश्य विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना तथा उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सभी को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के दौरान कई व्यक्तियों को स्क्रीन रीडर से जुड़ना पड़ा, आंखों पर पट्टी बांधकर बाधा कोर्स पार करना पड़ा
और यहाँ तक कि सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद भी करना पड़ा। इसके अलावा आगंतुकों को व्हील चेयर पर बैठकर गतिशीलता चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव करवाया गया। नेक्सस कोरमंगला में अनुभव क्षेत्र के एक प्रतिभागी ने कहा कि हमने लोगों को व्हील चेयर पर देखा था, लेकिन वास्तव में कभी इसका अनुभव नहीं किया था। जैसा कि हमने पहली बार इसका अनुभव किया, मुझे एहसास हुआ कि व्हील चेयर में नेविगेट करना कितना मुश्किल हो सकता है। तीसरे एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से व्हील चेयर का उपयोग करना इतना कठिन नहीं लगता, लेकिन हम चुनौती को तभी समझ पाते हैं जब स्वयं इसे हम आजमाते हैं। एपीडी संगठन ने कर्नाटक सरकार के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण विभाग के साथ मिलकर 9 जिले, जिनमें विजयपुरा, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, कोलार, विजयनगर, रामनगर, चित्रदुर्ग और तुमकुर शामिल है, इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। मौजूदा नियमों के बावजूद विकलांग लोगों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। एपीडी की एक कर्मचारी प्रेरणा जॉर्ज ने कहा कि एपीडी की ये परियोजना येस टू एक्सेस के माध्यम से इस उद्देश्य पर बातचीत शुरू करके सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं गूगल के बारे में। गूगल, जिसने हाल ही में एआई सहित कई नए फीचर्स का अनावरण किया है, ने आखिरकार मैप्स, लुकआउट और एंड्रॉइड के लिए कुछ नए एड-ऑन्स जारी किए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गूगल के लिए ये साल काफी व्यस्त रहा है, क्योंकि कंपनी ने गूगल I/O 2024 में अन्य जेमिनाई संबंधित विकासों के अलावा एंड्रॉइड सुधारों का अनावरण भी किया है। गूगल मैप्स की बात करें तो ये तकनीकी दिग्गज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सटीक चलने के निर्देश और स्क्रीन रीडर सुविधाओं के साथ अपना रास्ता खोजना आसान बना रहा है। लेंस फंक्शन अब उपयोगकर्ताओं के आसपास के स्थानों के नाम और श्रेणियों को भी घोषित कर सकता है। कंपनी ने लुक टू स्पीक ऐप की भी कार्यक्षमता शुरू कर दी है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी आंखों से पहले से लिखे गए अनुकूलित शब्दों को चुनने के लिए टेक्स्ट फ्री मोड का उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ताओं को प्रतीकों, चिन्हों और इमोजीज को चुनने और वैयक्तिकृत करने की सुविधा भी दे रहा है। गूगल लुकआउट, जो कम दृष्टि वाले या दृष्टिबाधित व्यक्तियों को जानकारी देकर सहायता करने का प्रयास करता है, को एक नया फंक्शन दिया गया है, जो अब उन्हें बाथरूम, कुर्सियां और ऐसी ही अन्य विशिष्ट वस्तुओं की खोज करने में मदद करेगा। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को दूरी और दिशाओं के बारे में भी सूचित करेगी, जब तक कि वे चीजों का पता नहीं लगा लेते। दोस्तों, इसी के साथ प्रोजेक्ट गेम फेस नामक एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अब एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ताओं को माउस कर्सर को नियंत्रित करने के लिए अपने चेहरे को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इस फॉर्म के अनुसार ये डेवलपर्स अब ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऐप्स को प्रबंधित करने के लिए इशारों के आकार, कर्सर की गति और भावनाओं जैसे मापदंडों को कॉन्फ़िगर करके अनुमति देते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य शारीरिक सीमाओं वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी ने एंड्रॉइड के लिए ध्वनि सूचनाओं को भी उन्नत किया है, जो श्रवण यंत्र वाले उपयोगकर्ताओं को आग और धूम्रपान अलार्म जैसी आपात स्थितियों के बारे में सूचित कर सकता है। दोस्तों, रोजगार में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCPEDP की ओर से 15वें एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स के लिए आवेदन खुल चुके हैं। ये आपकी सुलभता और सार्वभौमिक डिजाइन के क्षेत्र में अपने अभिनव कार्य को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। कृपया ये अवसर न चूकें और ncpedp.org की वेबसाइट पर इसके बारे में अधिक जानकारी जमा करें। आपको वेबसाइट पर जाकर ही इस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भरना होगा। भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मांग रही है बच्चों के कानूनी सेवाओं को लेकर टिप्पणियां। दोस्तों, बच्चों के लिए NALSA सेवाओं के लिए इनपुट्स मांग रही है। इसके लिए अंतिम तारीख है 31 मई 2024। भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण माने कि द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में विकलांग बच्चों सहित बच्चों को कानूनी सेवाओं के प्रावधान पर मसौदा योजना दस्तावेज पर हितधारकों से उनके इनपुट्स मांग रहे हैं। प्रस्तुति देने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। अपनी प्रस्तुति के बारे में अन्य विवरण तक पहुंचने के लिए कृपया गूगल ड्राइव से एक फॉर्म आपको भरना होगा, जो कि आपको NALSA की वेबसाइट पे मिल जाएगा।
NALSA आपके इनपुट के लिए प्रतीक्षा में है। दोस्तों, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा माने ISLRTC नई दिल्ली द्वारा संचालित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन स्वीकारना शुरू हो चुका है। ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की मिलीजुली पहल के तहत किया जा रहा है। इसके तहत सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा करने हेतु आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 मई 2024। इन कोर्सेज में UDID कार्ड धारक दिव्यांग व दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता भी या भाई बहन भी जिनके पास UDID कार्ड, आधार कार्ड या अन्य संबंधित दस्तावेज है, उन्हें प्रवेश शुल्क माफ किया गया है। इसमें DISLI यानी भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा तथा भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा DTISL दोनों ही कोर्सेज के लिए सीधा प्रवेश लिया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र के जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से आपको भेजनी होगी ISLRTCadmission@gmail.com पर, या आवेदन पत्र की प्रतिलिपि को स्वयं के द्वारा संस्थान में जमा करना होगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है। भारतीय सांस्कृतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, मॉड्यूल संख्या 403-405, चौथी मंजिल, NSIC बिजनेस पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020 पर। आवेदन पत्र के जांच के पश्चात चयनित उम्मीदवारों की सूची केंद्र की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों, इस बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें www.islrtc.nic.in पर, या फिर आप जा सकते हैं www.rehabcouncil.nic.in पर। प्रवेश के संबंधी प्रश्न करने हेतु आप मेल कर सकते हैं ISLRTCadmission@gmail.com पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 011-2632-7558 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 901-301-5606 पर। कृपया अपने प्रश्न प्रातः 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक पूछें। एडमिशन के हेतु जल्द से जल्द संपर्क करें। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार लेकर आया है 9वीं से 12वीं कक्षा के विकलांग विद्यार्थियों के लिए एक उपयुक्त योजना। क्या आप भी 9वीं से 12वीं के ऐसे छात्र हैं जो 100% दृष्टिहीन है, या आपकी सुनने की अक्षमता 100% है और आप करते हैं STEM सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स की पढ़ाई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस स्कीम से आप पा सकेंगे अपने ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति। इस वित्तीय सहायता के लिए बस आपको लिखना है एक प्रस्ताव, भेजने हैं अपने कुछ डिटेल्स और भरने हैं एलिजिबिलिटी के 2 फॉर्म्स। फॉर्म्स पाने के लिए आज ही DPWD के अंतर्गत आने वाले किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट या CRC के डायरेक्टर से संबंधित एनेक्स्चर 1 और 2 की मांग करें। याद रहे, ये परियोजना केवल सुनने और देखने में अक्षम विद्यार्थियों के लिए है। 100% सुनने में अक्षम विद्यार्थी जिन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं करवाया है और STEM की पढ़ाई करते हैं, इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र उम्मीदवार आज ही फॉर्म भरें और इस परियोजना का लाभ उठाएं। अनुरोध है कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा पात्र उम्मीदवारों तक पहुंचाएं। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, सुनते हैं भारत में विकलांग लोगों के लिए समावेशी और अनुकूलित फैशन की चुनौतियों पर एक रिपोर्ट। कभी कोई टॉप बहुत टाइट होता है, या कभी किसी शर्ट का रंग किसी को पसंद नहीं आता, नेकलाइन कम होती है, तो कभी किसी को लगता है कि काश इसमें कोई बड़ा साइज मिल जाता। खरीदारी करते समय हम सभी अक्सर शिकायत करने लगते हैं, लेकिन ये मुद्दे विकलांग लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से बिल्कुल करीब नहीं है। शर्ट का बटन लगाना या जीन्स की एक जोड़ी को ऊपर खींचना, ऐसे काम भी गंभीर असुविधा का कारण बन सकते हैं। इसीलिए फैशन से जुड़ी इन मुश्किलों पर आशिमा भान फाउंडेशन ने
एक रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय उनकी नीलम से सहज बातचीत हुई, जो विकलांग बच्चों की शिक्षिका है। उन्होंने अपनी फैशन समस्याओं को सटीक रूप से व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे सैंडल पहनना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे क्लब फुट के कारण मुझे कभी भी ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है जो मुझे फिट हो सके। अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो ये बेहद असुविधाजनक होता है, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो मार्च 2023 तक हर 6 में से एक व्यक्ति या दुनिया की करीब 16% आबादी गंभीर विकलांगता का अनुभव कर रही है। और जबकि भारत में फैशन उद्योग बदल रहा है, विविधतापूर्ण और समावेशी विकल्पों की ओर बढ़ रहा है, तब विकलांग व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसे कपड़े खोजने के लिए संघर्ष कर रही है जो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता मालविका अय्यर एक बम विस्फोट में जीवित बची। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपने दोनों हाथ खो दिए और उनके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वे कहती हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी भारतीय ब्रांड, फास्ट फैशन स्टोर, थ्रिफ्ट स्टोर या यहाँ तक कि कोई भी बुटीक नहीं मिला जहाँ मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ पहन सकूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध समावेशी ब्रांडों की तुलना में भारत में विकल्पों की कमी का एक मुख्य कारण जागरूकता है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में इतनी गलत धारणा और शिक्षा की कमी इतनी है कि ये अक्सर जनसांख्यिकी के प्रति असावधानी में तब्दील हो जाती है, जिससे फैशन उद्योग व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के आकार पर विचार ही नहीं कर रहा, चाहे उसका शरीर छोटा हो या बैठने की स्थिति के कारण उसका पेट बड़ा हो। अक्सर व्हील चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को अच्छा दिखने के लिए अपने कपड़ों को आकार देना पड़ता है। विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता और साथ ही एक फिटनेस उत्साही जोरा कहती है कि इस प्रकार अस्थायी समाधानों का सहारा लेना या दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक दैनिक दिनचर्या बन चुका है। आगे मालविका बताती हैं कि मेरी माँ हमेशा मेरी जीन्स के बटन लगाने और वेलक्रो के साथ मेरे कपड़ों को संशोधित करने में मेरी मदद करती थी। जो इस बात से सहमत है, उनका कहना है कि बटन जैसे छोटे छोटे परिधान भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। बैक जिप लगाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि बिना विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए भी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए ये कितना मुश्किल होगा? रिसर्च करने वाले संस्थान की संस्थापक आशिमा भान कहती है कि वे समस्या के कारण पता लगाना चाहती हैं। वे बताती हैं, ये केवल अब है कि डिजाइन स्कूल में अपने पाठ्यक्रम में अनुकूली कपड़ों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन इससे भी पर्याप्त जागरूकता और डिजाइन की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। इसके अलावा भारत में उपलब्ध कुछ अनुकूली कपड़ों के विकल्प अक्सर महंगे होते हैं। ऐसे मूल्य बिंदु पहुंच में बाधा बनाते हैं। आशिमा कहती हैं कि इस बाजार को और विकसित करना होगा। व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने के लिए शोध की मात्रा, अद्वितीय कारीगरी और कम विनिर्माण मात्रा के कारण अनुकूली कपड़ों की कीमतें तुलनात्मक रूप से अधिक हो रही हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति, 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट टेक्सटाइल जैसे अभिनव डिजाइन दृष्टिकोणों के साथ अनुकूली कपड़ों में क्रांति लाई जा सकती है। डिजाइनरों के लिए अपने संग्रह में अनुकूली तत्वों को शामिल करके समावेशिता को स्वीकार करना और प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इसे रोजमर्रा के फैशन में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, खबर सीधे माउंट एवरेस्ट से। गोवा के 30 वर्षीय टिंकेश कौशिक ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे विकलांग हैं। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी टिंकेश ने चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी कर ली। 30 वर्षीय टिंकेश, जो ट्रिपली एम्प्यूटी है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके 2 पैर और 1 हाथ नहीं है। वे बताते हैं कि 9 साल की उम्र में हरियाणा में बिजली का झटका लगने के कारण उनके साथ एक हादसा हुआ, जिसमें उन्होंने अपने घुटने के नीचे दोनों पैर और 1 हाथ खो दिया। कृत्रिम अंग लगाने के बाद टिंकेश गोवा चले गए। वहां वे एक फिटनेस कोच के रूप में काम करते रहे। समुद्र तल से 17,598 फीट के ऊपर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले टिंकेश पहले ट्रिपल एम्प्यूटी बन गए हैं। टिंकेश कहते हैं कि उनको शुरू से लगता था कि ये चढ़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे फिटनेस कोच है। जैसे जैसे चुनौतियां आती गई, वे उन पे मात करते गए। उन्होंने कहा कि उनके अनेक विच्छेदन और कृत्रिम अंगों के कारण पहला दिन बहुत दर्दनाक रहा।
यात्रा पूरी होने के बाद टिंकेश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने चुनौती पूरी कर ली है। 90% लोकोमोटर विकलांगता के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले टिंकेश वाकई एक जबरदस्त गिर्यारोहक बन चुके हैं, वो भी पहले ट्रिपल एम्प्यूटी के रूप में। दोस्तों, अगली खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि वो दिव्यांग जनों के लिए राज्य आयुक्त पद भरने के लिए कदम उठाए। इस समय दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त अदालत नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था। इसमें अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित विभिन्न पदों में रिक्तियों के बैकलॉग को एक तय समय में भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील S.K. रुंगटा ने कहा कि भर्ती अभियान के संबंध में अभी भी कार्रवाई नहीं की गई है और राज्य आयुक्त की अनुपस्थिति में मामले को मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि SCPD वहां नहीं है, इसलिए मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाए। कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी की और दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी दिल्ली सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले दिल्ली के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के पद को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित समूह घरों की स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर दोनों राज्यों से जवाब मांगा है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस लपिता बैनर्जी ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। कथित रूप से मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाली पुष्पांजलि ट्रस्ट ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य प्राधिकरणों को मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित गृह स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाने और इसके लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारतीय वयस्क आबादी का 10% से अधिक निदान योग्य मानसिक विकार है और लगभग 2% वयस्क आबादी सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित है। चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि पंजाब राज्य में गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सहायता सेवाओं की आवश्यकता है, उनकी संख्या कुछ लाख में है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप से। दोस्तों, दीप्ति ने 2 वर्ष पहले ही एथलेटिक्स को अपनाया। उनकी आंखों में समस्या है। उन्होंने रविवार को हीट में 56.18 सेकंड्स का समय निकालते हुए नया एशियाई कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे उन्होंने फाइनल में विश्व का कीर्तिमान बदल दिया। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने विश्व कीर्तिमान के साथ विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत लिया। बौद्धिक रूप से दिव्यांग दीप्ति ने T20 कैटेगरी की 400 मीटर दौड़ में 55.07 सेकंड्स का समय निकाल नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क की ओर से बीते वर्ष इसी चैंपियनशिप में बनाए गए 55.12 सेकंड्स के कीर्तिमान को पछाड़ दिया और अपना स्वर्ण पदक हासिल किया। वारंगल, तेलंगाना की रहने वाली दीप्ति के माता पिता मजदूर हैं। उनके कोच N रमेश के मुताबिक उनके गांव वासी उन्हें ताने देते थे दिमागी रूप से कमजोर होने के कारण, और इसी कारण उनकी शादी भी नहीं हो रही। हांगझोउ एशियाड में स्वर्ण जीतने के बाद उनका जीवन बदल गया। यहाँ तक जिले के कलेक्टर ने दीप्ति के घर का दौरा किया और उनके माता पिता की हैरानी की सीमा नहीं रही। एक अध्यापक ने पहली बार स्कूल मीट में दीप्ति की प्रतिभा को पहचाना था। उन्होंने अध्यापक को बोला कि दीप्ति को उनके पास हैदराबाद भेजे। उन्हें बताया गया कि दीप्ति के पास बस का किराया देने का पैसा नहीं था। उन्होंने कंडक्टर से बात कर दीप्ति को हैदराबाद बुलाया और बाद में कंडक्टर को बस का किराया दिया। इस समय गोपी चंद की संस्था दीप्ति को प्रायोजित कर रही है।
टोक्यो पैरालंपिक में रजत जीतने वाले हाई जंपर निषाद कुमार ने रविवार को यहां T47 कैटेगरी में ऊंची कूद का रजत पदक भी जीता। निषाद का भी ये वैश्विक चैंपियनशिप में तीसरा पदक है। बीते वर्ष पेरिस में उन्होंने रजत और दुबई में कांस्य जीता था। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक इस चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक भारत जीत चुका है। दोस्तों, अब खबर है बॉलीवुड से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म श्रीकांत की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशन में विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और राष्ट्रीय संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में स्थित महादेव ऑडिटोरियम में श्रीकांत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। सबसे विशेष बात तो ये थी कि इस खास मौके पर खुद श्रीकांत बोला उपस्थित रहे, जिनकी प्रेरणादायक यात्रा ने फिल्म के हर एक फ्रेम को जीवंत बना दिया। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस असाधारण कहानी को पर्दे पर उतारा। विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल इस समारोह में शामिल हुए और उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीकांत की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये फिल्म दिखाती है कि सपनों को साकार करने की राह में कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, खबर उडुपी कर्नाटक से। कर्नाटक में उडुपी जिले के एक घर में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जहां मानसिक रूप से बीमार उसकी बेटी 3 दिन से उसके पास अचेत हालत में पड़ी रही। बृहस्पतिवार की रात पड़ोसियों ने गोपदी गांव के एक घर से दुर्गंध आती महसूस की। उसमें रहने वालों की कुशलता को लेकर चिंतित लोगों ने 62 वर्षीय जयंती शेट्टी से संपर्क करने की कोशिश की, जो वहां अपनी बेटी प्रगति शेट्टी के साथ अकेली रहती थी। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब जबरन दरवाजा खोला तो पाया कि जयंती की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है और घर में उसका शव पड़ा हुआ है। इसके अलावा मानसिक रोग से पीड़ित उनकी बेटी प्रगति शेट्टी को अचेत पाया गया, जो 3 दिन तक अपनी दिवंगत मां के बगल में पड़ी रही। पुलिस के अनुसार जयंती मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित थी तथा उनकी बेटी को भी मधुमेह था। प्रगति की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि चिकित्सकों को उसका एक पैर कुछ महीने पहले काटना पड़ा था। उपयुक्त देखभाल के अभाव के कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। पुलिस ने बताया कि प्रगति को पीने के लिए पानी दिया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद शनिवार को उसकी मौत हो गई। घटना के सिलसिले में कुंडापुर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच जारी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं भोपाल से। गीता का असली नाम राधा है। वो 20 साल पहले भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान रेंजर्स को लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेली मिली थी। 26 अक्टूबर 2015 को पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के प्रयासों से सुनने और बोलने में अक्षम गीता को भारत लाया गया। लेकिन आज पाकिस्तान से भारत लौटी गीता एक बार फिर सुर्खियों में है। वो राजा भोज स्कूल में 8वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए मंगलवार को भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने अपना पहला संस्कृत का पेपर दिया। 33 साल की सुनने और बोलने में अक्षम गीता ने अनुवादक गजेंद्र पुरोहित के माध्यम से कहा, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और सरकारी नौकरी कर एक वरिष्ठ स्तर की अधिकारी बनने की इच्छा रखती हूँ। मैंने सांकेतिक भाषा सीख ली है। मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि लोगों की प्रेरणा बन सकूं। अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बताते हुए गीता ने कहा कि मेरी माँ बहुत गरीब है और वो एक झोपड़ी में रहती है, इसलिए मेरा लक्ष्य एक घर बनाना है। इसके लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है और लगातार पढ़ रही हूँ। पहला पेपर देने के बाद खुशी जाहिर करते हुए गीता ने कहा कि मंगलवार को मेरा पहला पेपर था। मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और मुझे विश्वास है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगी। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सीसीपीडी की शिकायत की वजह से ओला ऐप्स बनेंगे पूरी तरह से एक्सेसिबल। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए केवाईसी की प्रक्रिया होगी आसान।
खुद श्रीकांत बोला की उपस्थिति में किया गया श्रीकांत फिल्म का विशेष स्क्रीनिंग। जानेंगे डिटेल्स। गैर विकलांग लोग भी कर सकेंगे विकलांगता का अनुभव। चेन्नई के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया एक्सपीरियंस जोन। गूगल लेकर आया है विकलांग जनों के लिए नए फीचर्स। 15वें एम्फेसिस एक्सेसिबल डिजाइन्स के लिए खुले एप्लीकेशंस। NALSAR ने मांगे हैं इनपुट्स। सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा के लिए खुले आवेदन। क्या विकलांग जनों के हिसाब से कपड़ों में मिलता है फैशन? सुनेंगे एक रिपोर्ट। ट्रिपल एम्प्यूटी टिंकेश ने की एवरेस्ट की चढ़ाई। दिल्ली में विकलांग जनों के लिए स्टेट कमिश्नर की पोस्ट को भरने की मांग। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगी कम्युनिटी होम्स पर अपडेट। दीप्ति जीवन जी ने जीता स्वर्ण पदक, तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। माता के शव के पास अचेत हालत में 3 दिन तक पड़ी रही विकलांग बेटी। पाकिस्तान से लौटी गीता ने दी 8वीं की परीक्षा।